लेक्चर में हमने हेलो अल्केन्स और हेलो अल्कीन्स को पढ़ा था। उसका हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखा था, मॉलिक्यूल्स को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कंपाउंड्स को। फिर हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब हमको पढ़ना है कि जो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स होते हैं उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। सपोज हमारे लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, तो फर्स्ट फैक्टर जो हमको देखना पड़ता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मींस जिस मॉलिक्यूल में जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उतना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। मींस उनके बॉन्ड को या फिर उनके बीच के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए हमारे लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, विच मीन्स कि उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सपोज अगर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, तो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम स्पेसिफिक किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो भी हो हमारे पास कोई भी टाइप का हेलो अल्केन या हेलो अरीन हो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम रहेंगे। मींस फर्स्ट हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कहां से चेक करेंगे। सेकेंड है हमको कौन सा फैक्टर देखना है, मास। मींस किसी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो हमारे लिए उसको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और थर्ड हमको क्या देखना है, अगर हमारे पास सपोज 2 या 3 कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, हमारे पास सपोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। आइसोमर्स है मींस क्या, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मींस मास सेम रहेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है। मींस अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग होने के कारण क्या होता है, हमारे पास सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने के कारण जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। सपोज हमारे पास नॉर्मल कंपाउंड दिया है क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन, तो हम ये इंटरेक्शन तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि दोनों ही हेलो अल्केन और हेलो अरीन है। लेकिन ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन में अगर अपन बात करें तो जो मीथेन वाला पार्ट है वो दोनों में सेम है। मीन्स हमारे पास एक है CH3Br और दूसरा हमारे पास है CH3Cl। CH3 मीन्स ये तो मास हमारे पास सेम रहेगा। डिफरेंस किसमें आएगा, ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है क्लोरीन से, विच मीन्स की बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास ब्रोमोमीथेन का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू क्लोरोमीथेन। अगर इसी से रिलेटेड हम कोई दूसरा कंपाउंड ले, सपोज हम बात करें हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन में अगर हमने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा के ब्रोमीन लगा दिया तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सपोज हम एक बार बना सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन, और हम क्या बना सकते हैं इसके साथ 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बना सकते हैं, CH3CH CH3Br। दोनों ही केस में अगर अपन देखेंगे तो मास तो सेम है क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमारे पास ब्रांचिंग में डिफरेंस है। ब्रांचिंग में भी कैसे डिफरेंस है हमारे पास, तो ये हमारे पास लीनियर चेन में लगा है और यहाँ पे हमारे पास जो ब्रोमीन लगा है वो कहीं पे बीच में हमारे पास एज सब्सटेंट लगा है। तो इसके कारण क्या होता है, ब्रांचिंग के कारण हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इट मीन्स की जो हमारे पास लीनियर चेन है 1 ब्रोमोप्रोपेन जो रहेगा उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। स्पेसिफिक सिर्फ हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स के नहीं आते, सारी ऑर्गेनिक के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो 3-4 कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और फिर उनको अरेंज करना पड़ता है। लेकिन सब में कंसेप्ट क्या लगता है, ये सेम ही लगेगा। अब हम सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ एक फैक्टर है जो हमको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास मल्टीपल कंपाउंड्स दिए हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा सिमेट्री होगी उसको क्रिस्टल लेटिस में फिट करना उतना इजी है, लेकिन उसको जब हम मेल्ट करेंगे तो उतना इजीली वो मेल्ट नहीं होता है, विच मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हमें सिर्फ इतना सा सीखना है कि जो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरे कंपाउंड्स जो कि करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर मास के हैं। सपोज हम फॉर डाइहेलोबेंजीन्स की बात करें, सपोज हमारे पास एक बार जो क्लोरीन ग्रुप है ऑर्थो पे लगा है, एक बार मेटा पे लगा है और एक बार पैरा पे लगा है। ये हमने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक तो हमारे पास डाई बनाना है तो एक बार हम Cl यहां लगा सकते हैं। जब हमको उसको पैरा पे लगाना है, अगर हम पैरा पे लगाएंगे तो कैसे बना सकते हैं कंपाउंड Cl और एक बार पैरा पे Cl हो जाएगा, और एक मेटा पे लगा सकते हैं
तो ये डाई हेलो कंपाउंड से मीन्स कि क्या हुआ कि एक ऑलरेडी Cl था, एक बार Cl को हमने ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार पैरा पे और एक बार मेटा पे। तो इसमें अगर अपन बात करें जो हमारे पास पैरा वाला कंपाउंड होता है, ये पैरा वाला कंपाउंड क्या है हमारे पास सिमेट्रिकल होता है। तो कंपाउंड सिमेट्रिकल होने के कारण इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ऑर्थो या फिर मेटा आइसोमर के। तो ये तो हमारे पास हो गई सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। अब हमको थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जो हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर क्यों होते हैं। ऑल्दो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर जब सॉल्यूशन पढ़ा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर में डिजॉल्व होगा। तो अगर अपन बात करें वाटर पोलर है और जो RCl या फिर RX जो बॉन्ड है वो भी पोलरिटी शो करता है, फिर वो अच्छे से डिजॉल्व क्यों नहीं होता है, स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है। तो उसका रीजन क्या है, तो इसका कारण है कि जब हमारे पास सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जब हम बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो इन्हें क्या बोला है कि जब न्यू अट्रैक्शंस बनते हैं हमारे पास हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में मींस अल्कोहल और जो बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि ओरिजिनल जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल था और जो हमारे पास हेलो एल्कीन्स है उनके बॉन्ड को डिसोसिएट कर सके। इसलिए जो हेलो एल्कीन्स होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। दिस इज बिकॉज लेस एनर्जी इज रिलीज्ड when new attractions are set up between the haloalkane and the water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bonds in the water। तो ये तो हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम सीखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे पास हेलोअलीन्स की। अब हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअलीन्स। अब हमने जब पढ़ा था प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में हमने क्या देखा था कि जो हम कंपाउंड बना रहे हैं जिसकी हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं वो हमको प्रोडक्ट साइड पे चाहिए था। बट अब हम जब बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस मींस कि जो गिवन कंपाउंड है वो कौन कौन सी रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, मींस जो हमारे पास हेलोअलीन्स है वो किस साइड चाहिए अब हमको, रिएक्टेंट साइड। तो सबसे पहले जो हमको रिएक्शन पढ़नी है हेलोअलीन्स की वो पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो हमारे पास अराइल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसका क्या रीजन है कि जो हमारे पास अराइल हैलाइड्स हैं वो बहुत कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके पॉसिबल रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। प्लीज जब हमारे पास कोई भी हेलोअलीन्स है जब हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इन बिटवीन कहीं पे जो कार्बन और Cl है उसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या होते हैं हमारे पास थोड़ी लेस रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे हम स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास है Cl। अब Cl हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, तो Cl के साथ हमने क्या देखा कि अगर हमने यहाँ पे Cl का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसकी रिंग को ओपन करके इसके बॉन्ड शो कर लेते हैं, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारे पास Cl। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, क्लोरीन क्या है इसके पास 3 लोन पेयर्स है, मतलब कि ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट करेगा। तो जब ये यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो सेकंड हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl आ जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है जिसको डिफिकल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है। दूसरी कंडीशन क्या दिया है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड। अगर हम CX बॉन्ड की बात करें तो नॉर्मल जब हम हेलोअल्केन बनाते हैं तो हेलोअल्केन में हमारे पास क्या है, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो सपोज हमने लिखा CH और यहाँ पे हमने सपोज Cl लगा दिया। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का, sp3। बट यहाँ पे जब हम हेलोअरीन बनाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यहाँ पे जो कार्बन जिसमें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उतनी इजिली नहीं हो पाती है। थर्ड है हमारे पास इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन को कैसे समझना है
कि जब हम Cl और कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स ये कैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बना स्ट्रक्चर। इसमें अगर अपन देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो या नहीं हो, उसमें तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, मीन्स की पॉजिटिव चार्ज कहीं भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह एक्ट करता रहेगा, इसलिए बहुत लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। और जो लास्ट रीजन है वो क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास हेलोअरीन है, हेलोअरीन में क्या अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड होने के कारण क्या था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। और जो न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों में रिपल्शन होने के कारण जो हमारे पास हेलोअरीन है वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसको पॉइंट्स के थ्रू हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ अलग से कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस देंगे तो हमारे पास जो हेलोअरीन्स हैं उनमें ये हमारे पास रिएक्शन हो सकती है। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो सपोज यहाँ पे हमने लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अगर हम NaOH डालते हैं बेस, लेकिन टेम्परेचर कितना चाहिए, 623 केल्विन, साथ में हमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा चाहिए 300 ATM, और फिर जब एसिडिक कंडीशन हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन तो हमारे लिए करस्पॉन्डिंग फिनॉल मिल जाएगा। अगर हम उसी केस में क्या करें, क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग अगर हम पैरा पोजीशन पे किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दें, तो ये हमारे पास ग्रुप क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था। अब NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, पूरी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले लेगा। मींस की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मींस की यहाँ पे हमें कंडीशंस थोड़ी कम देनी पड़ेंगी, टेम्परेचर और प्रेशर। सपोज यहाँ पे सिर्फ 443 केल्विन टेम्परेचर में ही हमारे प्रोडक्ट मिल गया। अगर हम यहीं पे 2 बार मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 को लगाते हैं तो ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। मींस ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हमारे लिए सिर्फ 368 केल्विन टेम्परेचर पे ही जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि हमने 2, 4, 6 मतलब कि हमने 3 जगह NO2 को सब्स्टिट्यूट करा दिया, मींस और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। अब और अच्छे से न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मींस अगर हमने 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिया, उसको सिर्फ हम वार्म कर लेंगे, थोड़ा हीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो अपन ने इसमें क्या देखना है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है हमको हेलोअरीन्स में, तो कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस देके हम उनको करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी हमें हेलोअरीन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। अब हमको पढ़नी है सेकेंड रिएक्शन, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी अपन ने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो डिफिकल्टी से होती है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो हेलोअरीन्स में इजिली हो जाती है, क्योंकि हेलोअरीन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए एक और बात यहाँ पे सीखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलोअरीन्स में थोड़ी स्लोली होती है, उनको ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए पड़ता है एज कंपेयर टू बेंजीन। ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे हेलोजन ग्रुप होता है वो -I इफेक्ट शो करता है, मींस इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ अपनी तरफ कर लेता है बेंजीन रिंग में से, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें वहां पे और अलग से कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऑलरेडी यहाँ पे बेंजीन रिंग में ग्रुप प्रेजेंट है वो हेलोजन है। हेलोजन में 3 हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, +M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा बेंजीन रिंग में बढ़ाएंगे, -I से विड्रॉ करेंगे, +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो और पैरा दोनों पे आके लग जाएगा और हमारे लिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। तो क्लोरोबेंजीन है सपोज, इसमें अपन ने एनहाइड्रस FeCl3 जो कि एक कैटलिस्ट है, लुईस एसिड कैटलिस्ट, उसकी तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास Cl है वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आके लग जाएगा और एक बार पैरा पे आके लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम नाइट्रेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4, तो हमारे पास NO2 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आके लग जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट हम एक सीख सकते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में भी क्या होता है, अगर हमारे पास कोई हेलोअरीन है उसमें हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो जो हमारे पास SO3H ग्रुप होता है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है और एक बार पैरा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब ध्यान रहे जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसमें जो हमारे पास पैरा आइसोमर है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है एज कम्पेयर टू हमारे पास ऑर्थो आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो पास पास है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, बट यहाँ ग्रुप जो है वो दूर दूर है तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, इसलिए ज्यादा मेजर अमाउंट में बनते हैं और जो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास माइनर अमाउंट में बन जाता है। अब हमको पढ़नी है नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। अब हमको पढ़नी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फोर्थ रिएक्शन जो कि है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास, जब हम किसी हेलोअरीन्स की रिएक्शन कराते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम हेलोअरीन की रिएक्शन किसी असाइल क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ पे जो असाइल ग्रुप है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम किसी अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सिमिलरली जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो ये तो हुई हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। अब हमको पढ़ना है थर्ड केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे पास हेलोअरीन्स की है, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में फर्स्ट है हमारे पास वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या है, जब हमारे पास अराइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या होता है, जो अराइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप है उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो NaX है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। सेकेंड टाइप है हमारे पास फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या है, जब हम दो मोल लेते हैं सिमिलर कंपाउंड मींस की अराइल हैलाइड के और उसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो जो हमारे पास अराइल ग्रुप है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मींस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बायफिनाइल का, और जो हमारे पास NaX है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगे। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स और फिटिग जब दो डिफरेंट वर्ड हैं तो एक बार हमको अराइल हैलाइड लेनी है और एक बार अल्काइल हैलाइड लेनी है, लेकिन जब हम फिटिग रिएक्शन की बात करेंगे तो दोनों ही मोल्स किसके लेने हैं हमारे लिए, अराइल हैलाइड के। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वुड्स रिएक्शन, उसमें दोनों ही मोल्स हमको किसके लेने पड़ेंगे, अल्काइल हैलाइड के। तो ये तो हमने आज पार्ट पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स और साथ में हम देखेंगे कि हेलोअरीन्स और हेलोअल्केन्स का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।